वेलकम टू ओनली आईएएस वर्ल्ड हिस्ट्री यानी कि विश्व इतिहास में ये हमारा 24वां लेक्चर है। और आज के इस सेशन में हम बात करेंगे सोशलिज्म यानी कि समाजवाद और कम्युनिज्म यानी कि साम्यवाद के बारे में। शुरुआत समाजवाद से करते हैं। देखिए, ये कहानी 14वीं शताब्दी में शुरू होती है, जब मिडिल एज चल रहा था यूरोप में, और जब सोसाइटी थी वो फ्यूडल सिस्टम में बंधी हुई थी, जहाँ पर कई हायरार्कीज होती थी और सबसे अंत में सर्फ्स होते थे, किसान होते थे जो फसलों को उगाया करते थे। फ्यूडलिज्म के इस कॉन्सेप्ट को रिटेलिएट करते हुए एक फिलॉसफी निकल के आई उस सोसाइटी में, जिसे हमने कहा कैपिटलिज्म, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में चर्चा की। कैपिटलिज्म ये फिलॉसफी अभी भी चल रही है। इसने फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था उसके खिलाफ इंडिविजुअल ओनरशिप की बात की, इकोनॉमिक स्फीयर में इंडिपेंडेंस की बात की, सोसाइटी में इंडिविजुअलिज्म क्रिएट किया गया, एक व्यक्ति को महत्व दिया गया, लेजर फेयर की पॉलिसी आई कि सरकार हस्तक्षेप ना करे और व्यापारी जैसे व्यापार करना चाहता है वो करे। लेकिन 17वीं शताब्दी के आसपास जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत हुई, और ये कैपिटलिज्म जो शुरुआती दौर में फर्स्ट फेज में फ्यूडलिज्म के एंटी कॉन्सेप्ट के रूप में इमर्ज होकर आया था, ये उसके बाद मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की शुरुआत के साथ ही ये इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो गया, जो इसका लेटर फेज था जो अभी भी चल रहा है। इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के परिणाम स्वरूप कंपनीज को स्टैब्लिश किया गया और कंपनीज में काम करने के लिए कई सारे मजदूर भी आए, लेबरर्स आए। उन मजदूरों से इन कैपिटलिस्ट क्लास के लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा काम करवाया गया और उन्हें बहुत कम वेजेस दिए गए। नुकसान क्या हुआ उस पर तो हमने चर्चा की ही थी। बच्चों से काम करवाया गया, महिलाओं से काम करवाया गया, 18-18 घंटे काम करवाया जाता था, वेजेस ना के बराबर दिए जाते थे। अगर परिवार का केवल एक ही सदस्य काम कर रहा है तो फिर वो अपनी आजीविका नहीं चला सकता, इसीलिए परिवार के एक से अधिक सदस्य को इन कंपनीज में जाके काम करने की आवश्यकता पड़ती थी। सुबह 5:30 बजे काम का समय शुरू होता था और रात को 8:30 बजे तक काम करना होता था। वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं होती थी। वो उन कंपनीज के आसपास स्लम्स में रहते थे जहां पर हेल्थ और सैनिटेशन की दिक्कत रहती थी। अब जब इतनी बुरी स्थिति उस समय जो निचला तबका था उसमें आ गई, सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी क्रिएट हो गई। मतलब कि जो फायदा था इस कैपिटलिज्म का वो समाज के कुछ ही लोगों को मिल रहा था। ऐसे लोग वेल्दी होते चले गए, इनके पास ज्यादा पैसे आ गए, उस पैसे का इस्तेमाल करके वो अपने लिए पॉलिसीज भी फ्रेम कर लेते थे। और चूंकि एक नोशन इमर्ज होकर आया था कि सरकार को इकोनॉमी में इंटरवीन नहीं करना है, कैपिटलिस्ट क्लास को अपने हिसाब से इकोनॉमी को चलाने देना है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया मजदूरों का, और मजदूरों के पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन ऐसा कब तक चलता? मजदूरों की तरफ से कोई ना कोई आवाज तो उठनी थी, और मजदूरों की तरफ से एक आवाज उठकर आई जिसे कहा गया सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। ध्यान दीजिएगा कि कैपिटलिज्म की फिलॉसफी में कोर में एक इंडिविजुअल हुआ करता था, लेकिन अब जो नई फिलॉसफी इमर्ज होकर आई उसमें सोसाइटी को सेंटर में रखा गया, सोसाइटी और उसमें रहने वाले लोग। तो अब अगर हमें डिफाइन करना हो कि आखिर सोशलिज्म है क्या, देखिए, अब 14वीं शताब्दी से हमने शुरुआत की कि फ्यूडल सिस्टम के काउंटर में कैपिटलिज्म आया, जो कि मर्केंटाइल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ, फिर वो इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हुआ, और इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ में जब इस कैपिटलिज्म ने लोगों का शोषण करना शुरू किया तो एक फिलॉसफी इमर्ज होकर आई जिसे हमने सोशलिज्म कहा। अब सोशलिज्म की फिलॉसफी की वास्तविक शुरुआत कब से है? यूं तो देखिए, सोशलिज्म की फिलॉसफी की शुरुआत की आप बात करें तो जब से मानव सभ्यता की शुरुआत हुई तभी से सोशलिज्म की फिलॉसफी की शुरुआत हो गई। सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट के कोर में क्या है कि सब व्यक्ति एक समान होंगे, जो भी रिसोर्सेस होंगे उनको मिल बांटकर सभी इस्तेमाल करेंगे। जब इंसान ह्यूमन हंटर गैदरर हुआ करता था, इंसान ने कुछ अनाज या फिर मांस के टुकड़े इकट्ठा किए और यह फैसला किया कि वो उन्हें आपस में बांटकर खाएगा। दैट वाज द ओरिजिन ऑफ सोशलिज्म, वो समाजवाद की शुरुआत थी। हालांकि हमें इतना पीछे जाने की आवश्यकता है नहीं। जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के दौर में इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म के खिलाफ इस फिलॉसफी की बात कर रहे हैं, इस सिद्धांत की बात कर रहे हैं, तो इसकी वास्तविक शुरुआत फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद होती है या उसी समय से हो जाती है। हालांकि इसके ट्रेसेस उसके पहले भी कई स्वरूपों में देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि हम बात कर रहे हैं हंटर गैदरर की, उसके बाद जब एक क्रिश्चियन सोशलिज्म आता है जहां पर न्यू टेस्टामेंट को बेस मानकर एक कम्युनिटी ओनरशिप की बात की जाती है, ये कहा जाता है कि सभी लोग मिल बांट कर रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। बट हम वर्तमान स्वरूप में आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो सोशलिज्म की शुरुआत होती है ये फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद का जो समय था उसी के साथ हो जाती है, जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर वो कहते हैं कि हर व्यक्ति के पास रिसोर्सेस का अधिकार होना चाहिए, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलने चाहिए। हालांकि उन्होंने काफी ऐसे तरीके इस्तेमाल किए अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिसके लिए उन्हें बहुत अच्छी तरीके से तो याद नहीं किया जाता है। इसके बारे में हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान चर्चा की भी थी। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अगर आपको याद है और आप भूले नहीं है तो, अगर भूले हैं तो आपको रिवीजन की आवश्यकता है। तो देखिए, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद सोशलिज्म आता है, सोशलिज्म की कई सारी विंग्स निकल कर आती हैं और उसी में एक सिद्धांत निकलता है कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म का जो सिद्धांत था वो सोशलिज्म से कई मायनों में इतना ज्यादा अलग हो गया कि हमें लगता है कि एक इंडिपेंडेंट विंग है। हालांकि कहीं ना कहीं जो उसका ओरिजिन है वो सोशलिज्म में से ही है, समाजवाद में से ही जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो निकल कर आया। हालांकि उसने कई सारे बदलाव ऐसे स्वीकार कर लिए जो कि सोशलिज्म से बिल्कुल अलग थे। और कम्युनिज्म के इस कॉन्सेप्ट को प्रोपेगेट करने वाले व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स और उनके दोस्त एंजल्स। तो देखिए, इन दोनों लोगों ने जब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखा तो मार्क्सिज्म की शुरुआत हुई और वो कम्युनिज्म की फिलॉसफी को एक्सप्लेन कर रहा था। अब कम्युनिज्म की फिलॉसफी को एक्सप्लेन करने वाले कुछ और भी लोग आए जो मार्क्स के सिद्धांत से सहमत थे और कुछ लोग असहमत थे। इस तरीके से जो कम्युनिज्म था उसकी भी कई सारी सबविंग्स निकल आई। अब ध्यान से समझिएगा, बिकॉज सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जो रिलेशन है वो कंफ्यूज करता है हमें। और उसके बाद मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, स्टालिनिज्म, मॉइज्म, ये सारी फिलॉसफीज इतना ज्यादा कंफ्यूज कर देती हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिर हम बात कर कहां रहे हैं। तो अगर आप इसे और सामान्य भाषा में समझना चाहें, इसलिए मैं शुरुआत बिल्कुल स्टोरी फॉर्मेट में कर रहा हूं। ये एक बड़ा सा गोला है जिसे आप कह लीजिए सोशलिज्म, और ये सबसे पहले शुरू होता है। इसमें कई सारे छोटे छोटे गोले आते हैं और इसी में से एक गोला आता है जिसे आप कह लीजिए कम्युनिज्म, ठीक है। लेकिन कम्युनिज्म इस सोशलिज्म के फीचर से इतना ज्यादा अलग होने लगा कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये गोला इस सोशलिज्म के अंदर नहीं बल्कि इसके बाहर है। और कम्युनिज्म की इस फिलॉसफी को प्रोपेगेट करते हैं मार्क्स। मार्क्स को इस कम्युनिज्म की फिलॉसफी को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, जैसे कि उसके बाद फिर एक फिलॉसफी निकल के आती है स्टालिन की, लेनिन बोल्शेविक रिवॉल्यूशन को लीड करते हैं, उसके बाद स्टालिन आते हैं। तो उनकी फिलॉसफी मार्क्सिज्म लेनिनिज्म की थी, फिर मार्क्सिज्म स्टालिनिज्म आ गया और उसके बाद मॉइज्म भी आया। तो ये सब कम्युनिज्म की फिलॉसफी के ही वेरिएशंस थे। एक डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं जो यहां पर स्लाइड पर लिखा हुआ है। सोशलिज्म इज अ
यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ये साफ हो जाए और आप इसे आसानी से समझ सकें, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। इतनी स्टोरी मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो रही होगी कि शुरुआत कैसे हो रही है, थोड़ी सी भूमिका बनाना जरूरी है बिकॉज कॉन्सेप्ट्स कई बार कंफ्यूज करते हैं। और देखिए बाद में मैं आपको एक बात और भी बताऊंगा। सबसे पहले डेफिनेशन पे चर्चा करते हैं। सोशलिज्म इज एन पॉलिटिको इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी इन विच द मटेरियल मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय होल कम्युनिटी एंड ऑपरेटेड बाय ऑर्गन्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिस्पांसिबल टू द कम्युनिटी अकॉर्डिंग टू जनरल इकोनॉमिक प्लान, ऑल मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी बीइंग एंटाइटल्ड टू बेनिफिट फ्रॉम रिजल्ट ऑफ सच सोशलाइज्ड प्लान प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल राइट्स। अब देखिए सोशलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है समाज का जहां पर जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन के साधन है, उसे एक पूरी कम्युनिटी ओन करती है, कोई इंडिविजुअल ओन नहीं करता। ध्यान दीजिएगा कि जो कैपिटलिज्म होता है उसमें उत्पादन के साधन क्या होते हैं, कंपनी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसे ओन करने वाला एक इंडिविजुअल होता था जिसे हम कैपिटलिस्ट कहते थे, कंपनी ओनर कहते थे। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक पूरी कम्युनिटी उन उत्पादन के साधनों को ओन कर रही होती है और उसको इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है कि जो सभी लोग हैं उनके हितों को पूरा किया जा सके और जो उसका फायदा होगा वो सभी लोगों में बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं कि जो थोड़ा बहुत जो वेज है वो वर्कर्स को दे दिया गया और बाकी सारा फायदा जो वो कैपिटलिस्ट है वो खुद ही ले लेता है। वहां पर जो फायदा होता है उसमें हर व्यक्ति को इक्वल राइट होता है। तो ये तो कॉन्सेप्ट हुआ सोशलिज्म का। इस कॉन्सेप्ट को सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन ने प्रोपेगेट किया जो कि 1771 से 1858 के बीच में रहे थे। ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने इसको इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया था। इन्होंने एक्चुअली में पहली बार इस शब्द का इस्तेमाल किया था, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट उसके पहले भी था और उसके बाद भी बहुत इवॉल्व फॉर्म में हमारे सामने निकल के आया। हालांकि इन्होंने एक पेपर डेडिकेट किया था कई सारी गवर्नमेंट्स उस समय, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, फ्रांस, रशिया जो आज का जर्मनी है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस पेपर को 1841 में लिखा गया था ओवेन के द्वारा, जिसमें उन्होंने बोला था लोवेस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमैनिटी इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन द इंडिविजुअल मस्ट लेबर फॉर अ स्मॉल पिटेंस ऑफ वेजेस फ्रॉम अदर्स। मानवता का सबसे बुरा दौर तब आता है जब एक व्यक्ति थोड़े से भत्ते के लिए किसी अन्य व्यक्ति के लिए काम करना शुरू करता है, मतलब वो जितना काम करता है उसे उतना भी नहीं मिल पाता। तो देखिए सोशलिज्म के बारे में हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं बट एंड में आपको काफी कंफ्यूजन हो जाती है कि आखिर सोशलिज्म और कम्युनिज्म कैसे जुड़े हुए हैं। तो इस सवाल का जवाब यह है, कंफ्यूजन इसलिए होती है बिकॉज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन तक 1917 तक जब बोल्शेविक रिवॉल्यूशन होता है रशिया में, तब तक इन शब्दों को सोशलिज्म और कम्युनिज्म को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता था। मतलब दोनों का मतलब कोर में तो एक ही है। इसीलिए कहा जाता है सोशलिज्म इज लाइक अ हैट दैट हैज लॉस्ट इट्स शेप बिकॉज़ एवरीवन वियर्स इट। सीएम जोड ने स्टेटमेंट कहा था कि जो समाजवाद है वो एक ऐसी टोपी के समान है, जो इसे पहन लेगा ये उसी के सिर का रूप ले लेती है। इसीलिए हर व्यक्ति ने सोशलिज्म को अपने अपने तरीके से एक्सप्लेन किया और जब आज आप उसकी एक्सप्लेनेशन ढूंढने का प्रयास करते हैं तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर इसकी सही एक्सप्लेनेशन कौन सी है। इसीलिए रैमजम यून ने भी ये कहा था सोशलिज्म इज कैमेलियन लाइक क्रीड, मतलब ये गिरगिट की तरह है, ये जहां भी जाता है उसी का रंग बदल लेता है। सोशलिज्म को आप जिस तरीके से चाहे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसीलिए इसके एक्सप्लेनेशन में, इसकी आधारभूत अवधारणा में बहुत सारी दिक्कतें हमें समझ में आती हैं, हमें क्लैरिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर देखिए सोशलिज्म और कम्युनिज्म की अगर हम बात करें तो दोनों के कोर में एक बात है कि सोशियो इकोनॉमिक इक्वलिटी को एस्टैब्लिश करना है। ध्यान दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की तो कैपिटलिज्म में जो सेंटर में बात होती है वो होता है इंडिविजुअल, और यहाँ पर जब हम बात करते हैं कम्युनिज्म की या फिर सोशलिज्म की तो दोनों के कोर में कौन है? सोसाइटी। कैपिटलिज्म के कोर में है इंडिविजुअल, कम्युनिज्म और सोशलिज्म दोनों के कोर में है सोसाइटी। और वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर सोशल इक्वलिटी हो, इकोनॉमिक इक्वलिटी हो। हालांकि दोनों को इसे अचीव करने का तरीका अलग अलग है। मतलब कम्युनिज्म इस इक्वल सोसाइटी को अवेल करने के लिए एक वायलेंट मेथड का इस्तेमाल किया जाए ऐसा मानता है, जबकि सोशलिज्म इस जस्ट सोसाइटी के निर्माण के लिए, इक्वल सोसाइटी के निर्माण के लिए स्टेट के रोल को स्वीकार करता है। वो कहता है कि राज्य ऐसी नीतियां अपनाएं जिसके बाद हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके जहां पर हर व्यक्ति को समान सामाजिक और आर्थिक अधिकार मिल जाए। अब देखिए सोशलिज्म के कुछ 5 बेसिक एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि सोसाइटी इंडिविजुअल से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कैपिटलिज्म में इंडिविजुअल को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, लेकिन सोशलिज्म में सोसाइटी को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ये पहला फीचर है, एट्रीब्यूट है। ये मानता है कि हर इंसान एक समान है, कैपिटलिज्म की तरह नहीं कि एक कैपिटलिस्ट है जिसका ओहदा ज्यादा बड़ा होगा और जो वर्कर्स हैं उनका कोई अधिकार नहीं होगा। तीसरी बात कि यहाँ पर बात करते हैं कि ये जब भी सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड करते हैं तो उनके कोर में ह्यूमन वेलफेयर होता है कि हर व्यक्ति के हित को पूरा करना है। ये मानते हैं कि हर व्यक्ति प्रोडक्टिव होता है, वो कुछ न कुछ काम कर सकता है और जो हिस्ट्री है वो वेव ऑफ प्रोग्रेसिविज्म में है, मतलब वो लगातार विकास करती रहती है। ठीक है, देखिए ये जो सोसाइटी का ये जो पूरा फॉर्मूला है, जो सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं समाजवाद की, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इमर्ज होकर आता है। ये पॉलिटिकल इकोनॉमिक फिलॉसफी है जो कि पब्लिक ओनरशिप की बात करता है। अब देखिए थोड़ा और क्लैरिफिकेशन अगर आप चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये सब पब्लिक ओनरशिप मतलब ये एक ऐसी फिलॉसफी है जहां पर ये स्वीकार किया जाता है कि जो मींस ऑफ प्रोडक्शन है, मींस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज, एग्री बिजनेस, ट्रांसपोर्टेशन, मीडिया, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सभी का ओनर कौन होगा? सरकार होगी। सरकार या फिर गवर्नमेंट या फिर आप कह लीजिए स्टेट, राज्य। कैपिटलिज्म में क्या होता है? इन सभी सर्विसेज को ओन करने वाला एक इंडिविजुअल होता है, लेकिन सोशलिज्म में राज्य को ये सभी अधिकार दिए जाते हैं, वो उन्हें ओन करता है और उसका इस्तेमाल हर व्यक्ति के हित के लिए किया जाता है समान रूप से। कैपिटलिज्म में बड़े बड़े एंटरप्राइजेस होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ प्राइवेटली ओन होता है, जहां पर जो ओनर्स होते हैं वो अपनी वेल्थ को जनरेट करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए अपने लिए प्रोडक्शन करते हैं। लेबर्स को उसका एक छोटा सा हिस्सा दे दिया जाता है और बाकी सारा फायदा जो कैपिटलिस्ट होता है वो खुद ही रख लेता है। सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट इसके विरोध में बात करता है। वो ये कहता है कि जो भी वेल्थ प्रोड्यूस की जाए ज्वाइंटली, सभी लोग मिलकर उसे आपस में बांट ले, और ये काम करेगा कौन? ये काम स्टेट करेगा। ये जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ये जिम्मेदारी राज्य के ऊपर है। रियल सोशलिज्म एक्चुअली में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। हालांकि सोशलिज्म के अलग अलग वेरिएशंस हैं। इंडिया में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का कांसेप्ट है, राजनीतिक समाजवाद, प्रजातांत्रिक समाजवाद, जहां पर हम डेमोक्रेसी के साथ साथ सोशलिज्म के इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करते हैं। इट इज इकोनॉमिक एज वेल एज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। यहाँ पर जिस डेमोक्रेसी की बात की जाती है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी तो होती है, प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी होती है। मतलब आर्थिक मामलों में भी हर व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, उसे एक इक्वल स्टेटस पे रखने की कोशिश की जाती है, जिसके लिए हमारे संविधान में डीपीएसपीज है। सोशलिज्म prioritize human need and eliminates the profit motive that drives war, ecological destruction, inequalities, etc. Gender, race, nationality, sexuality. जो सोशलिज्म है वो हर व्यक्ति की नीड्स को प्रायोरिटी देता है और जो प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिज्म है उसे खत्म कर देता है, क्योंकि वही तो सारी समस्या की जड़ है। कैपिटलिस्ट आखिर मजदूरों का शोषण क्यों करता है? क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। सिंपली सोशलिज्म इज सोशल ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन इम्पार्शियली ऑफ इनकम एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ये सोशल ओनरशिप की बात करता है। उत्पादन के साधनों पर हर व्यक्ति का अधिकार होगा और उनका डिस्ट्रीब्यूशन हर व्यक्ति के लिए दिया जाएगा, हर व्यक्ति के लिए किया जाएगा। यहाँ पर कुछ बातें महत्वपूर्ण होती हैं कि अगर कोई व्यक्ति, ये कॉन्सेप्ट है कि ईच इंडिविजुअल विल वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स एबिलिटी एंड गेन अकॉर्डिंग टू इट्स मेरिट। हर व्यक्ति अपनी
क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी योग्यता के अनुसार लेगा। ध्यान दीजिएगा, अपनी योग्यता के अनुसार, अपनी एबिलिटी के अनुसार उसको मिलेगा। मतलब अगर कोई ज्यादा काम करता है तो उसे ज्यादा वेल्थ मिलेगी, अगर वो कम काम करता है तो उसे थोड़ी कम वेल्थ मिलेगी। यहाँ पर थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी यानी कि असमानता को स्वीकार किया जाता है, राज्य के अस्तित्व को भी स्वीकार किया जाता है। जब हम अंतर की बात करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कम्युनिज्म इसके विरोध में बात करता है। कम्युनिज्म स्टेट की बात नहीं करता, कम्युनिज्म इनइक्वालिटी की बात नहीं करता, वो जरा सी भी इनइक्वालिटी बर्दाश्त नहीं करना चाहते। अब देखिए, सोशलिज्म का जब ये कॉन्सेप्ट इवॉल्व हुआ तो शुरुआती दौर में ये काफी माइल्ड था, काफी नम्र था, ये इतना ज्यादा रेडिकल नहीं था जितना कि बाद में कम्युनिज्म बन गया, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रोपेगेट किया। तो शुरुआती दौर में सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो कैपिटलिस्ट क्लास लेबरर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा था उसके लिए किया गया। कैपिटलिस्ट क्लास, जिसे बुर्जुआसी, हिंदी में आप उसे बुर्जुआ लिखेंगे, उसे बुर्जुआसी कहा जाता है, और जो वर्कर क्लास है उसे प्रोलेटेरिएट या फिर सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। तो जो बुर्जुआसी है या हिंदी में बुर्जुआ, जब वो सर्वहारा वर्ग यानी कि प्रोलेटेरिएट्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करता है तो उसको काउंटर करने के लिए सोशलिज्म की ये फिलॉसफी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इवॉल्व होना शुरू होती है। फिर कार्ल मार्क्स आते हैं और वो कम्युनिज्म की फिलॉसफी को सोशलिज्म का आधार बनाकर ड्रॉ करते हैं, जहां पर वो रेडिकल चेंजेस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, आपके पास खोने के लिए आपकी बेड़ियों के सिवा कुछ भी नहीं है, पाने के लिए पूरा संसार है, आप हथियार उठाओ और इन बुर्जुआसी यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको मार दो, उत्पादन के साधनों पर अपना कब्जा कर लो और पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में ले लो। अब ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ, सोशलिज्म को आधार बना के कम्युनिज्म आया। कम्युनिज्म में जो मार्क्सिज्म की फिलॉसफी थी वो काफी रेडिकल थी। जब ये फिलॉसफी इमर्ज होकर आई तो दुनिया के अन्य देशों ने खुद को खतरे में महसूस किया। ध्यान दीजिए कि जो कैपिटलिस्ट कंट्री थी वो ब्रिटेन थी, लेकिन मार्क्सिज्म के आधार पर जो रिवॉल्यूशन आया वो रशिया में आया, जो कि एक एग्रेरियन सोसाइटी थी। मार्क्स कहता था कि मजदूर इकट्ठा होंगे क्योंकि उनका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है, लेकिन रिवॉल्यूशन रशिया में होता है जहां की सोसाइटी एग्रेरियन थी। कारण ये था कि उसके बाद सभी देशों ने अपने यहाँ रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए थोड़े बहुत सोशलिस्ट फीचर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे कि कुछ कंपनी एक्ट पास कर दिए गए, काम के आवर्स की लिमिटेशन डिसाइड कर दी गई, ये कहा गया कि बच्चों से ज्यादा देर तक काम नहीं करवाया जाएगा और 9 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बिल्कुल काम नहीं करवाया जाएगा, सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज दी जाने लगी। तो ये जो सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स थे, ऐसा नहीं कि केवल उन्हीं देशों ने इन्हें अडॉप्ट किया जो कम्युनिस्ट थे। उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, यूके, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, इन सभी लोगों ने सोशलिज्म के इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल इसलिए करना शुरू कर दिया ताकि वो कम्युनिज्म के वायलेंट चेंज से बच सकें। तो सोशलिज्म को एक प्रोपेगेंडा के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया, कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म को बचाने के लिए। तो ये तो कुछ हमने फिलॉसफी सोशलिज्म के बारे में जानी। अब क्या बेसिक फीचर्स हैं सोशलिज्म के? पहला फीचर है पब्लिक ओनरशिप। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा? समाज का अधिकार होगा, समाज के लोगों का अधिकार होगा। मींस ऑफ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन पे, जैसे कि माइंस, फार्म्स, फैक्ट्रीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसीज, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सभी पर जो समाज के लोग हैं उनका अधिकार होगा। हालांकि देखिए, प्राइवेट सेक्टर का एग्जिस्टेंस रह सकता है, कम्युनिज्म में से बिल्कुल अलग कर दिया गया। सोशलिज्म को आधार बना के जब कम्युनिज्म की फिलॉसफी आई तो उसमें कुछ बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए गए, इसलिए हमें लगता है कि दोनों फिलॉसफी बिल्कुल अलग है। क्योंकि कम्युनिज्म में जो प्राइवेट सेक्टर है उसका जरा सा भी स्थान नहीं होता है, लेकिन सोशलिज्म में थोड़े बहुत विलेज लेवल पे आप कह लीजिए प्राइवेट सेक्टर रह सकता है, जो कि लोकल कंजम्पशन के लिए चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है। सोशलिज्म में सेंट्रल प्लानिंग की जाती है, इसके लिए एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का निर्माण किया जाता है, जो ये देखता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है, कहां और कैसे प्रोड्यूस करना है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। ये सारी जिम्मेदारी उस सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी को दे दी जाती है। एक डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है सोशलिज्म का, वो है कि एग्रीगेट डिमांड जनरेट करना, हर व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट देना, कोई भी व्यक्ति दुख में ना रहे, किसी भी व्यक्ति का शोषण ना हो जैसा कि कैपिटलिज्म में होता था, और जो कम्युनल डिमांड है उसे सेटिस्फाई कर दिया जाए, हर व्यक्ति की जरूरत को पूरा कर दिया जाए। ये डेफिनेट ऑब्जेक्टिव होता है सोशलिज्म का। चौथी बात, फ्रीडम ऑफ कंजम्पशन। हर व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो जो चाहे डिमांड कर सकता है। इस चीज की कमी देखने को मिलती है कम्युनिज्म में, वहां पर बहुत चुन के चीजों का प्रोडक्शन किया जाता है, जबकि सोशलिज्म में इस बात की आजादी होती है कि आप मांग कर सकते हैं कि आप इस तरह की चीज को चाहते हैं। हालांकि ध्यान इस बात का रखा जाता है कि जिन भी चीजों का प्रोडक्शन किया जाए वो सोशली बेनिफिशियल कम्युनिटीज हों। देखिए, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इक्वलिटी को देखा जा सकता है सोशलिज्म में। यहाँ पर प्राइवेट ओनरशिप को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, प्रॉफिट मोटिव को खत्म कर दिया जाता है जैसा कि कैपिटलिज्म में हुआ करता था। फ्री एजुकेशन, फ्री पब्लिक हेल्थ, ये सारी चीजें दी जाती हैं। सोशल सिक्योरिटी भी मासेस को दिया जाता है ताकि उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाए। छठा पॉइंट है प्लानिंग एंड प्राइसिंग प्रोसेस, यानी कि जो प्राइसेस हैं वो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी फिक्स करती है और आपको आपकी जो चीजें हैं वो इतने दाम में मिल जाती हैं जिसे आप अफोर्ड कर सकें। ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं सोशलिज्म के जिन पर हमने चर्चा की। अब देखिए क्या पॉजिटिव्स हैं इस सोशलिज्म में। ग्रेटर इकोनॉमिक इफिशिएंसी, यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक कंपेटेंस ज्यादा होती है सोशलिज्म में कंपैरिजन टू कैपिटलिस्ट सिस्टम। ऐसा कई सारे ऑथर्स, कई सारे थिंकर्स मानते हैं। जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल और रेगुलेट किया जाता है सरकार के द्वारा और सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पर चीजों का उतना ही प्रोडक्शन किया जाता है जितनी आवश्यकता हो और एक बेसिक ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। जैसे कैपिटलिज्म में अननेसेसरी कंपटीशन होता है। हम चर्चा कर रहे थे कि माना कि आपको वेरिएशन चाहिए, आप चाहते हैं कि एक जो पेन है आप उससे अच्छा नहीं लिख पाते तो आपके पास कम से कम 2-3 वैरायटी के पेन होने चाहिए, लेकिन अगर 50 कंपनीज पेन बना रही हैं तो उसका क्या औचित्य है? ये तो अननेसेसरी कंपटीशन हो गया ना। तो इस चीज को एलिमिनेट कर दिया जाता है। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पर अननेसेसरी कंपटीशन नहीं होता। दूसरी बात, ग्रेटर वेलफेयर ड्यू टू लेस इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी जिसको काउंटर करने के लिए फिलॉसफीज इमर्ज हुई वो था मजदूरों का शोषण। तो इस चीज की कमी या ये जो समस्या है इसका समाधान कहीं ना कहीं सोशलिज्म दे देता है, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में बहुत कम डिस्पैरिटी होती है इनकम की, हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार मिल जाता है, उसकी योग्यता के अनुसार मिल जाता है। तो यहाँ पर जो प्राइवेट ओनरशिप है वो होती नहीं है मींस ऑफ प्रोडक्शन पे, प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन नहीं होता है, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, तो फिर जो असमानता है समाज में वो कम होती है, हर व्यक्ति एक सामान्य जीवन स्तर पा लेता है। तीसरी बात, मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस नहीं होती हैं। मतलब जैसे कैपिटलिज्म में कोई कंपनी मोनोपोली क्रिएट कर लेती है और जब वो मोनोपोली क्रिएट कर लेती है तो वो जो भी प्रोडक्शन करेगी उसका जितना दाम चाहे वसूल सकती है, क्योंकि उस सामान को कोई और प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट सिस्टम में मोनोपोली नहीं होती है। हालांकि ये कहना तो उचित होगा कि मोनोपोली नहीं होती है, क्योंकि मोनोपोली होती है किसकी? स्टेट की मोनोपोली होती है, क्योंकि सारी चीजें अब स्टेट के पास होती हैं, स्टेट ही सभी चीजों की ओनरशिप रखता है, तो स्टेट की मोनोपोली होती है। लेकिन स्टेट एक ऑब्जेक्टिव के तहत काम कर रहा होता है। जब एक प्राइवेट कैपिटलिस्ट अपनी ओनरशिप लेकर मोनोपोली क्रिएट करता है तो वो मनमाने तरीके से फायदा कमाने के लिए प्राइसेस डिसाइड करता है। लेकिन यहाँ पर एक सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है जो प्राइसेस को डिसाइड करती है, हमने इस पर चर्चा की थी। तो वो प्राइसेस को इस हिसाब से डिसाइड करती है कि वो लोगों के लिए अफोर्डेबल हो। तो ये मोनोपोली लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि लोगों के वेलफेयर को इंश्योर करती है। चौथी बात, एब्सेंस ऑफ बिजनेस फ्लक्चुएशन। जैसे कि कैपिटलिज्म में बिजनेस फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, फायदा नुकसान चलता रहता है, कंपनीज उठती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं। ये दिक्कतें सोशलिज्म में नहीं आती, क्योंकि वहां पर एक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। प्रोडक्शन कंजम्पशन के आधार पर ही किया जाता है, सप्लाई डिमांड के आधार पर ही की जाती है और ऑब्जेक्टिव्स को सेट करके टारगेट्स को पूरा किया जाता है प्रायोरिटीज के बेसिस पर प्लान बना के। तो इकोनॉमी में कंसिस्टेंसी बनी रहती है और यही कारण था कि सोशलिस्ट इकोनॉमी की वजह से जो यूएसएसआर था वो 1930s की क्राइसिस को झेल गया, दुनिया के अन्य देश कोलैप्स होने की स्थिति में आ गए थे। तो ये तो रहे पॉजिटिव्स। अगर हम नेगेटिव्स की बात करें तो कंज्यूमर्स की डोमिनेंस कम हो जाती है। जैसे कि कैपिटलिज्म में आपके पास चॉइसेस होती हैं, अगर आपको एक प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो आप दूसरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसा
नहीं होता है सोशलिज्म में। आपको बहुत लिमिटेड चॉइस दी जाती है, आपको उन्हीं में से चुनना होता है। जनरली क्वांटिटीज भी सरकार ही डिसाइड करती है कि किसे कितना मिलेगा। दूसरी बात, ऑक्यूपेशन की फ्रीडम नहीं होती। जैसे कि कैपिटलिज्म में आपको माना कि एक्सप्लॉइट किया जाता है, फिर भी आपके पास एक अधिकार होता है कि आप इस कंपनी को छोड़कर कंपनी ए में आपको लगता है काम सही नहीं है तो आप कंपनी बी में जा सकते हैं। हालांकि वो बात दूसरी है कि कंपनी बी में भी आपको उतना ही एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा, बट आपके पास चॉइस होती है। यहाँ पर फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं होता, आपके पास लिबर्टी नहीं होती कि आप कोई भी व्यवसाय चुन सकें। हर व्यक्ति को राज्य एक जॉब दे देता है, आप उस जॉब को ना तो छोड़ सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। इवन आप कहाँ काम करेंगे ये भी स्टेट ही अलॉट करता है, और कोई भी ऑक्यूपेशनल मूवमेंट स्वीकार्य नहीं होता, एक्सेप्टेबल नहीं होता। तीसरी बात, माल एलोकेशन होता है रिसोर्सेज का अलोकेशन करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? राज्य को दी गई, स्टेट को दी गई, सरकार को दी गई। अब देखिए, रैंडम एलोकेशन किया जाता है रिसोर्सेज का, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी ये काम करती है, वो मिस्टेक्स कमिट करते हैं। अक्सर रिसोर्स का जो अलोकेशन है वो अनइवन हो जाता है और कई बार तो करप्शन भी देखने को मिलता है, जैसा कि यूएसएसआर में देखने को मिला था कि जो लोग ये एलोकेशन कर रहे होते हैं वो कई बार अपना या अपने लोगों का हितों का ध्यान रख के इन रिसोर्सेज का एलोकेशन कर देते हैं। चौथी बात, ब्यूरोक्रेटिक। जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है वो बहुत ही रिजिड इकोनॉमी मानी जाती है, वो बदलाव स्वीकार नहीं करते, जैसे कि वो एक मशीन की तरह काम करते हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी इनिशिएटिव टू पीपल टू वर्क हार्ड। वो कोई इंसेंटिव उन्हें नहीं देते। जैसे अगर एक व्यक्ति ज्यादा काम कर रहा है तो उसे बहुत ज्यादा पैसे दिए नहीं जाएंगे, हालांकि इसमें तो थोड़ा बहुत गुंजाइश होती है कि आप ज्यादा काम करेंगे तो थोड़े बहुत पैसे आपको ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन इतना इंसेंटिव नहीं दिया जाता कि आप हार्ड वर्क कर सकें, क्योंकि आपका कुछ खास पर्सनल गेन होता नहीं है। तो ये नेगेटिव है, इसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर देखिए, हम डिफरेंशिएशन करने वाले हैं कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के बीच में। ऐसा ही डिफरेंशिएशन हम अंत में सोशलिज्म और कम्युनिज्म के साथ भी करेंगे। ओनरशिप के बेसिस पे बात करते हैं। सबसे पहले ये है आधार, ये है बेसिस जिनके आधार पे हम इवैल्यूएशन करने वाले हैं। ये पॉइंट्स हैं कैपिटलिज्म के और ये हैं सोशलिज्म के। कैपिटलिज्म में जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट फर्म्स के पास होती है, जबकि सोशलिज्म में जो ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है या फिर कोऑपरेटिव्स के पास होती है, जो कि सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्वालिटी की बात करते हैं। देखिए, जो इनकम होती है वो मार्केट फोर्सेस द्वारा डिटरमाइन की जाती है। डिमांड सप्लाई का मैकेनिज्म काम करता है। जैसे हस्तक्षेप की नीति हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है इनकम का। हर व्यक्ति को एक समान आधार पे जो रिसोर्सेज उनको एलोकेट करने की कोशिश की जाती है। प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर डिटरमाइन किए जाते हैं। इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ, जहाँ पर डिमांड और सप्लाई को अदृश्य हाथ कहा गया, जो प्राइसेस को डिसाइड करते हैं। डिमांड होगी तो सप्लाई अगर नहीं बढ़ी है तो प्राइसेस बढ़ जाएंगे, सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम है तो प्राइसेस गिर जाएंगे। ये मैकेनिज्म आज भी काम करता है। यहाँ पर प्राइस को कंट्रोल किया जाता है। जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है वो प्राइसेस को डिसाइड करती है और जो फर्म्स इन्हें बनाती हैं उन्हें उसी प्राइस में लोगों को वो सामान दे देना होता है। एफिशिएंसी की बात करें तो मार्केट इंसेंटिवाइज करता है फर्म्स को ताकि वो अपने कॉस्ट को कम कर सकें, ज्यादा फायदा कमा सकें। जो गवर्नमेंट ओन्ड फर्म्स होती हैं उनको बहुत कम इंसेंटिव होता है एफिशिएंट होने के लिए, तो कई बार एफिशिएंसी की कमी पाई जाती है सोशलिज्म में। हालांकि कंपटीशन कम होता है। जब हम वहां एफिशिएंसी की बात कर रहे थे तो हम कंपटीशन की बात कर रहे थे, क्योंकि कैपिटलिज्म में अननेसेसरी कंपटीशन होता है जिससे रिसोर्सेज का ह्रास होता है, उनका ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया जाता है। मतलब कि अगर 4 वैरायटी के पेन बन रहे हैं तो हमारा काम चल जाएगा, लेकिन 50 वैरायटी का अगर पेन बनाया जा रहा है मतलब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज को अलग दिशा में इस्तेमाल किया जा रहा है। टैक्सेस की बात करें तो लिमिटेड टैक्स इंपोज किए जाते हैं ताकि जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो ग्रो कर सके। यहाँ पर हाई प्रोग्रेसिव टैक्सेशन होता है, आप जितना ज्यादा अर्न करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर आप ये कॉन्सेप्ट सोशलिज्म में है, मतलब आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से अर्न कर सकते हैं। आप थोड़ा ज्यादा काम करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। कम्युनिज्म में ये नहीं होता, आप कितना भी काम करें आपको मिलेगा सबके बराबर ही। तो यहाँ पर हाई प्रोग्रेसिव टैक्स होता है, मतलब आप जितना ज्यादा कमाएंगे आपको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जा सके, उस पैसे को वापस समाज के अन्य वर्ग के लोगों में बांटा जा सके जो उतना ज्यादा अर्न नहीं कर पाए हैं जितना आप कर पाए हैं। तो यहाँ पर इंसेंटिव होता तो है लेकिन बहुत कम होता है। हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर फ्री मार्केट पे होता है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर जाइए इलाज करवा लीजिए, अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर मर जाइए, डजंट मैटर, किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही तो एक कारण था कि कई सारे एपिडेमिक्स आते थे, पॉपुलेशन बढ़ी, लोग काम नहीं कर पाए, हंगर की समस्या आ गई, लोग खाए बिन मर गए, लेकिन ना तो सरकार और ना ही कैपिटलिस्ट क्लास ने इसके बारे में कुछ भी सोचा। और यही कारण था कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म जैसी फिलॉसफीज को सामने आना पड़ा। हेल्थ केयर सरकार प्रोवाइड करती है तो लोगों को दिक्कत नहीं होती, लोगों की आधारभूत आवश्यकता पूरी हो जाती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम समाज में इनइक्वालिटी आ जाती है, मार्केट कई बार फेल हो जाता है, मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर सोशलिज्म में क्या प्रॉब्लम है? इनएफिशिएंसी हो जाती है स्टेट की इंडस्ट्रीज की, इंसेंटिव्स बहुत कम होते हैं कि कोई व्यक्ति ज्यादा काम करे। एडवांटेजेस क्या है? इकोनॉमी डायनामिक होती है, लोगों के पास इनोवेशन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंसेंटिव होता है, कंपनीज नए नए इनोवेशन करने का प्रयास करते हैं ताकि उनको ज्यादा फायदा मिल सके। यहाँ पर सोशलिज्म में क्या फायदा होता है? समाज में समानता होती है। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति के पास खूब सारे पैसे हैं, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और यहाँ पर जो मार्केट फेल्योर है उसको ओवरकम करने के मैकेनिज्म होते हैं, क्योंकि जो इकोनॉमी है उसमें कंसिस्टेंसी पाई जाती है। तो देखिए, अभी तक जब हम सोशलिज्म के बारे में बात कर रहे थे तो हमने कंपैरिजन किया कैपिटलिज्म के बारे में, और इन बिटवीन हम इसको कम्युनिज्म के साथ भी कंपेयर कर रहे थे। लेकिन जो कम्युनिज्म के बारे में और बातें हैं उसे हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, और अंत में हम सोशलिज्म के साथ साथ कम्युनिज्म को भी कंपेयर करेंगे जो बात हमने की। तो आज के सेशन में केवल इतनी ही बातें। थैंक यू।